एवरीवन, हम पढ़ रहे थे क्लास 8 चैप्टर 7 जो कि है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और हम इस चैप्टर को हाफ ऑफ द चैप्टर ख़त्म कर चुके थे और आगे हमें इसमें पढ़ना था। तो हम एक टेबल पढ़ रहे थे जिसमें फ्लोरा एंड फौना दिया हुआ था, कौन कौन से पर्टिकुलर एरिया में किस तरह का फ्लोरा देखने को मिलता है हमें और किस तरह का फौना। तो ये था हमारा टेबल फिगर 7.2। इसमें हम सारे इमेजेस और उनके नेम्स देख रहे थे कि हमारा फॉन्ट्स कैसा दिखता है, जामुन ट्री कैसा होता है और कहाँ पाया जाता है। तो इस तरह से हम इस चैप्टर को रीड कर रहे हैं। होप कि आपने ऑलरेडी रिवीजन कर लिया जितना हम पढ़ चुके हैं और आगे पढ़ने के लिए आप तैयार हैं। और अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद आप वीडियो के साथ कंटिन्यू हो जाइए। तो फटाफट चलिए हम चलते हैं अपने एक एक्टिविटी की ओर जिसमें आपको दिया गया है कि आपको ये करना है कि आपको अपने एरिया यानी अपने लोकेलिटी के फ्लोरा और फौना को आइडेंटिफाई करना है और उसका एक चार्ट तैयार करना है। आप एक लिस्ट तैयार कर सकते हो क्या आपके एरिया में, आपके लोकेलिटी में किस तरह का फ्लोरा एंड फौना मिलता है। उसके बाद हम देखेंगे एंडेमिक स्पेसीज़। तो एंडेमिक स्पेसीज़ होता क्या है? जब हम फॉरेस्ट के अंदर जा रहे हैं, यानी कि जब हम फॉरेस्ट विज़िट पे निकले थे, तो जब हम उसके अंदर जा रहे हैं, काफ़ी अंदर जा रहे हैं, तो हम बहुत बड़े बड़े स्क्विरल्स देख रहे थे, फ्लफ़ी टेल वाले, और हम इसके बारे में जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्साहित थे। तो हमने वहाँ पे देखा एक जायंट स्क्विरल, यानी कि काफ़ी बड़ा सा स्क्विरल हमने देखा जिसका फर काफ़ी फ्लफ़ी टाइप था। इमेज हम देख सकते हैं जायंट स्क्विरल का फिगर 7.3b। उसमें हम जायंट स्क्विरल देख रहे हैं यहाँ पे। तो हमने जब जायंट स्क्विरल देखा तो हमें पता चला कि ये एक एंडेमिक स्पेसीज़ है। अभी एंडेमिक स्पेसीज़ होता क्या है? तो वैसे प्लांट और एनिमल्स जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में मिलते हों, सिर्फ पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हो, उन्हें हम एंडेमिक स्पेसीज़ बोलते हैं। यानी कि कुछ ऐसा जानवर या कोई ऐसा प्लांट जो सिर्फ आपके लोकेलिटी में मिल रहा है और किसी दूसरे स्टेट में नहीं है या दूसरे एरिया में नहीं है, दूसरे जोन में नहीं है, तो उसको हम एंडेमिक स्पेसीज़ बोलते हैं। वैसे स्पेसीज़ को एंडेमिक स्पेसीज़ बोला जाता है। इसमें एक पार्टिकुलर तरह का एनिमल हो या फिर प्लांट हो, वो उस जोन का एंडेमिक स्पेसीज़ होता है, जैसे या फिर स्टेट का, कंट्री का, जो कि मैंने बताया। तो हम देख रहे हैं वाइल्ड मैंगो का इमेज फिगर 7.3 के ए। इसको हम देख रहे हैं, ये है हमारा वाइल्ड मैंगो का इमेज। ये भी एक पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है, इसलिए ये क्या है, हमारा एंडेमिक स्पेसीज़। और एंडेमिक प्लांट भी आप इसको बोल सकते हैं। अगर एनिमल आपको मिलता है तो एंडेमिक एनिमल आप बोल सकते हैं। पहेली बता रही है कि वो जानती है कि कुछ एंडेमिक स्पेसीज़ जो है वो ख़त्म हो रहे हैं। तो क्या ये सच है या नहीं? बिल्कुल सच है। हम बहुत सारे ऐसे स्पेसीज़ के बारे में जानते हैं जो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं या ख़त्म हो चुके हैं। तो ऐसे कई सारे स्पेसीज़ हैं। जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है जहाँ हम विज़िट कर रहे हैं, वहाँ पे भी हम कुछ एंडेमिक फ्लोरा को देखते हैं, एंडेमिक फौना को देखते हैं। तो बाइसन है, इंडियन जायंट स्क्विरल है, फ्लाइंग स्क्विरल है। जी हाँ, फ्लाइंग स्क्विरल, उड़ने वाली स्क्विरल, ये सारी हमारी एंडेमिक फौना है, इस एरिया की एंडेमिक फौना है। उसके बाद हम जानते हैं कि कुछ जो हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं या जो हम डिस्ट्रक्शन करते हैं उनके वातावरण का, उनके एनवायरनमेंट का, उनके हैबिटेट का, तो उससे क्या होता है, पॉपुलेशन बढ़ता है, पॉल्यूशन बढ़ता है। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ नए माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस होते हैं। जैसे अभी हम देख रहे हैं कोरोना वायरस हमारा न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ है। ऐसा पहले तो था नहीं किसी तरह का वायरस, लेकिन अभी हम देख रहे हैं। तो कई बार हम वातावरण से जब छेड़छाड़ करते हैं, अपने एनवायरनमेंट के साथ जब हम छेड़छाड़ करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, तो हम इस तरह से अपने ही लिए कोई एक नया चेहरे वाला प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि कुछ नए स्पेसीज़ भी इंट्रोड्यूस किए जाते हैं इन चेंजेस के दौरान, इन पॉपुलेशन इंक्रीज़ के दौरान। तो ऐसे क्या होता है कि जब नए नए पॉपुलेशन आते हैं तो फिर ये जो पुराने स्पेसीज़ हैं जो कि जिनकी एग्जिस्टेंस जो है वो इंडेंजर हो जाती है, यानी कि उनका अस्तित्व खतरे में आ जाता है। जब नए पॉपुलेशन बनने लगते हैं तो पुराने वाले के साथ दिक्कतें आने लगती हैं, उनके हैबिटेट में दिक्कत आता है, उनके एनवायरनमेंट पे असर पड़ता है। तो हम वैसे तो जानते हैं
हम हमेशा जानते हैं, ये सुनते हैं, ये देखते हैं कि हमारा जो लाइफ है या जो एनिमल का लाइफ है या किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो एवरी टाइम ओल्ड वन इज़ रिप्लेसेस बाय द न्यू वन, यानी कि हर एक पुराने को कोई नया आकर के रिप्लेस कर देता है। तो इसी तरह इनके साथ भी होता है। अब इनको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इनको ढूंढकर, अगर हमें किसी ये लोकल एरिया में मिल जाते हैं, हम इसे वैसी जगह पहुंचा देते हैं जहां इनके लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट भी मिल सके और इन्हें सेफ जोन भी मिल सके, यानी कि ये अच्छे से उस वातावरण में फिर से रिप्रोड्यूस करने के लिए कंफर्टेबल हो सके। अभी स्पेसीज़ जो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं वो होता क्या है, तो स्पेसीज़ हमारा एक पॉपुलेशन का ग्रुप होता है जो कि इंटरब्रीडिंग के लिए कैपेबल होता है। जी हाँ, इंटरब्रीडिंग का मतलब होता है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना या फिर रिप्रोड्यूस करना फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को। तो वो क्या करते हैं कि आपस के जो मेंबर होते हैं, एक के स्पेसीज़ में जो आपस के मेंबर होते हैं, वो आपस में इंटरब्रीडिंग करके और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। इनके साथ क्या है, स्पेसीज़ किसी दूसरे स्पेसीज़ से इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकते हैं। ये अपने खुद सिमिलर फीचर वाले खुद के स्पेसीज़ के साथ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, अदर स्पेसीज़ के साथ नहीं कर सकते। स्पेसीज़ के जो मेंबर होते हैं, इस स्पेसीज़ के अंदर जो मेंबर्स आते हैं, इनके जो कैरेक्टर्स हैं, फीचर्स हैं, वो पूरी तरह सिमिलर होते हैं, कॉमन होते हैं। तो आप क्या करोगे, अब आप ये जानने के बाद कि इंडेमिक प्लांट क्या होता है, इंडेमिक एनिमल क्या होता है, आप अपने रीजन के इंडेमिक प्लांट और एनिमल का एक लिस्ट तैयार कर सकते हो ताकि आप उसको याद करो और इस टॉपिक को अच्छे से समझ सको। फिर फटाफट हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे हमारे टॉपिक है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, ऐसे तो हम स्टार्टिंग में पढ़े, हमारा जो गवर्नमेंट है वो डिफरेंट जगह पर डिफरेंट फॉर्म्स में एक ऐसा प्लेस और एक ऐसा हैबिटेट होता है, प्लेस ऑफ लिविंग प्रोवाइड कराता है एनिमल और प्लांट को, जो उनके लिए सेफ हो, प्रॉपर हो और उनका जो एग्जिस्टेंस है वो इंडेंजर ना हो, वो प्रॉपर वे में वहाँ ग्रो कर सके, कंफर्ट जोन में रह सके। तो हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे पहेली के द्वारा। तो पहेली जब पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखती है, एक बोर्ड लगा होता है, तो वो पूछती है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता क्या है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उसे बताया जाता है, उसके प्रोफेसर उसे बताते हैं कि वहाँ पे एनिमल को कैप्चर करना, पकड़ना, मारना, किल करना या फिर अपने इंटरटेनमेंट के लिए उनके साथ छेड़छाड़ करके उनको यूज़ करना, उनके स्किन्स को या फिर किसी भी तरह में उनका यूज़ करना या उनके साथ उन्हें डिस्टर्ब करना प्रोहिबिट होता है, यानी कि मना होता है, पूरी तरह मना होता है। तो ये होता है हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे हम बहुत सारे एनिमल्स को देखते हैं, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जिनको कि एक प्रॉपर सुटेबल और प्रोटेक्टेड कंडीशन प्रोवाइड किया जाता है, एक प्रोटेक्टेड प्रॉपर सुटेबल कंडीशन जहाँ वो प्रॉपरली सर्वाइव कर सके। अभी यहाँ पे क्या होता है कि वहाँ जो लोग रहते हैं, मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की देख रेख करने के लिए या फिर किसी तरह से वहाँ पे अगर ट्राइबल लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पे लोगों को अलाउ किया जाता है कुछ एक्टिविटीज़ करने के लिए, सिर्फ कुछ एक्टिविटीज़, जैसे कि अपने मवेशियों को वहाँ पे ग्रेज कराना, अपने कैटल्स को वहाँ ग्रेजिंग के लिए ले जाना या फिर कुछ मेडिसिनल प्लांट जो होते हैं वो यूज़ करना, कंज्यूम करने देते हैं, या फिर फायरवुड होता है, खाना बनाने के लिए लकड़ियों की ज़रूरत होती है, तो उनका यूज़ करने के लिए वहाँ उन्हें अलाउ किया जाता है। लेकिन क्या होता है, इस अलाउंस की वजह से, यानी कि इस अलाउ कर देने जाने के कारण जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ वाइल्ड एनिमल्स हैं जैसे कि ब्लैक बक, वाइट आई बक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, मार्श क्रोकोडाइल, पाइथन, राइनोसेरॉस, ये सारे एनिमल्स हैं वो उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्रोटेक्ट किए गए हैं, वो वहाँ रखे गए हैं ताकि वो अच्छे से प्रिजर्व हो सके, वहाँ प्रोटेक्ट हो सके। लेकिन क्या है, जो हमारी जो वहाँ पे जो जिन लोगों को अलाउ किया गया है, तो उसमें हमें नहीं पता होता है कि वो लोग कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। तो कुछ होता है कि अपने फ़ायदे के लिए इन जानवरों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। किस रूप से करते हैं, ये क्या करते हैं, उनकी चोरी करने लगते हैं या फिर उन्हें मार कर बेचने लगते हैं। तो इस तरह से उनके लाइफ को वहाँ पे भी कुछ हद तक खतरा होता है। जितने भी फॉरेस्ट है जिन्हें प्रोटेक्ट किया गया है, लेकिन कहने को प्रोटेक्ट किया जाता है, इतना प्रोटेक्टेड नहीं होता है, क्योंकि वहाँ जो लोग रह रहे हैं या उसके आसपास जो लोग रह रहे हैं वो किसी ना किसी तरह से वहाँ पहुँच जाते हैं और
उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, यानी कि उस फॉरेस्ट को बर्बाद करने में काफ़ी हद तक जिम्मेदार होते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमारी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या फिर जो कई सारे फॉरेस्ट है वो भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। अभी क्या होता है कि कुछ बच्चे याद दिलाते हैं कि अरे हम तो जू घूम के आए थे। तो ये जू क्या होता है? तो वो बता रहे हैं कि यहाँ जू में भी हमने क्या देखा कि बहुत सारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वहाँ पे प्रोटेक्ट करके रखे गए हैं। तो अब बूझो सोच रहा है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी रखा जा रहा है जानवर को, जू में भी रखा जा रहा है, तो दोनों में अंतर क्या है? आखिर दोनों जगह जब जानवर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो आइए हम बूझो का आंसर करें। हमारा जो जू है वो एक हम जब घूमने जाते हैं तो हम वहाँ देखते हैं कि जो हमारा एनिमल है वहाँ रह रहे हैं वो कंफर्टेबल नहीं होता है। हम देखते हैं कई तरह से जानवरों को भी हम देखते हैं वो जू में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, जबकि वो जो हमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखते हैं वहाँ पे वो कंफर्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनका नेचुरल हैबिटेट जो है वो वहाँ पे डिफरेंसेस आ जाता है। जू में हम एक आर्टिफिशियल अपीयरेंस देखते हैं, उनके हैबिटेट का एक प्रॉपर नेचुरल हैबिटेट हम नहीं देखते हैं। हम उनका जो प्लेस ऑफ लिविंग होता है वो नेचुरल नहीं होता है, एक आर्टिफिशियल सेटिंग होता है वहाँ पे, ताकि एनिमल को ये फील हो कि वो मतलब नेचुरल हैबिटेट में रह रहे हैं और उन्हें उस तरह से दर्शाया जाता है आसपास का माहौल इस तरह से बना करके कि वो उनका नेचुरल हैबिटेट है, जबकि ऐसा नहीं होता है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है? वहाँ प्रॉपर एक नेचुरल प्लेस ऑफ लिविंग उन एनिमल्स के लिए होता है। अब हम पढ़ेंगे आगे 7.8 जो कि एक टॉपिक है नेशनल पार्क। तो हमारा नेशनल पार्क क्या होता है? जब सतपुरा के एक अलग रास्ते पे देखा गया तो वहाँ एक बोर्ड था, सतपुरा नेशनल पार्क। तो सतपुरा नेशनल पार्क भी बच्चे वहाँ घूमने के लिए एक्साइटेड हो गए। तो चलिए बच्चों के साथ हम भी चलते हैं ताकि हम वहाँ जा कर के देख सकें कि आखिर नेशनल पार्क होता क्या है। तो जो हमारा जो रिज़र्व्स है वो बहुत बड़ा होता है, वहाँ पे बहुत स्पेस होता है, बहुत जगह होती है पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। वहाँ पे फ्लोरा होता है, फौना होता है, लैंडस्केप्स होता है जिन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है, और कुछ हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्टोरिकल एरिया भी होते हैं जो प्रोटेक्ट किए जाते हैं। तो सतपुरा नेशनल पार्क हमारा पहला रिजर्व फॉरेस्ट है इंडिया का, यानी कि सतपुरा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। हमारा यहाँ पे बहुत ही फाइनेस्ट यहाँ पे एक ट्री मिलता है जिसको टीक ट्री बोलते हैं, सागौन का पेड़। तो यहाँ पे हमारा फाइनेस्ट इंडियन टीक यहाँ पे हमें मिलता है। कहाँ मिलता है? सतपुरा नेशनल पार्क में। यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे भारत में 100 से ज़्यादा नेशनल पार्क्स है, यानी कि सतपुरा नेशनल पार्क के अलावा जब हम भारत के पूरे मैप में जब हम नेशनल पार्क्स को काउंट करने बैठे अगर, तो हमारा 100 से भी ज़्यादा नेशनल पार्क है। अब हम देखेंगे रॉक शेल्टर। तो रॉक शेल्टर क्या है? रॉक शेल्टर जो पत्थरों की गुफाएं होती है उन्हें रॉक शेल्टर बोलते हैं। तो हम सतपुरा नेशनल पार्क के अंदर वो रॉक शेल्टर्स भी देखते हैं जो कि हमारे प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ का गवाह है, एविडेंस है कि कैसे वो जंगलों में रहते थे, उनकी प्रिमिटिव पीपल की लाइफ कैसी होती थी। रॉक पेंटिंग्स वहाँ पे देखने को मिलता है उन शेल्टर्स के अंदर। वहाँ पे टोटल 55 रॉक शेल्टर है जो हम सतपुरा नेशनल पार्क के अंदर देखते हैं। और ये रॉक शेल्टर हमारा आइडेंटिफाइड कहाँ है? पचमढ़ी बायोस्फीयर के अंदर। बहुत सारे एनिमल और ह्यूमन की फाइटिंग की इमेजेस है, फिगर्स हैं, वॉल पे बनाए गए हैं, कैसे वो हंट करते थे, उनके डांसिंग्स के कि कैसे वो डांस करते थे, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कैसे बजाते थे, ये सारी पेंटिंग्स हम वहाँ के वॉल्स पर देखते हैं। कई सारे ट्राइबल एरिया वहाँ पे अभी भी है, वहाँ पे ट्राइबल पीपल अभी भी रहते हैं, तो वो इसलिए उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है। ऐसे जो प्री हिस्टोरिक मैन हैं जो अभी भी एक ट्राइबल फॉर्म को दर्शाते हैं, तो वैसे लोगों को वहाँ पे प्रोटेक्शन दिया गया है ताकि वो अपने लाइफ को कंफर्टेबली वहाँ पे आगे बढ़ा सके।
तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं सतपुरा टाइगर रिज़र्व। अभी सतपुरा टाइगर रिज़र्व एक बोर्ड पे लिखा है जिस पे कि हम देखेंगे, हमें पता चलेगा कि हम प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पढ़ेंगे। अभी सतपुरा टाइगर रिज़र्व से हम जब प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में जब जिक्र करते हैं, वहाँ से वहाँ का जिक्र होता है, तो हमें पता चलता है कि हमारी गवर्नमेंट ने कई सारे स्कीम लॉन्च किए एनिमल्स के लिए। कई सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लॉन्च किए जाते हैं एनिमल्स के लिए, जिसमें कि एक प्रोजेक्ट टाइगर एक स्कीम है। उसके अंदर क्या होता है, वो उस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव यही था कि जो हमारे टाइगर का पॉपुलेशन है उसको हम मेंटेन करें और उनके सर्वाइवल को हम जितना से जितना हो बचा सके और बढ़ा सके। तो ये हमारे प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य था। हम टाइगर 7.4 में देखेंगे। हम बहुत सारी स्पेसीज़ के बारे में जानते हैं कि वो स्लोली डिसअपीयर हो रहे हैं हमारे फॉरेस्ट से, लेकिन जो सतपुरा टाइगर रिज़र्व है वो एक बहुत ही अच्छा जगह है और बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट जो हमारी गवर्नमेंट ने तैयार किया, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि हमारे जो टाइगर का पॉपुलेशन है वहाँ इंक्रीज़ हो रहा है। तो जो चीज़ डिक्रीज़ हो रहा था उन्हें एक नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड कराने से वहाँ पे उनकी पॉपुलेशन में हम इंक्रीज़ देख रहे हैं। हम बहुत सारे इसके अलावा और भी एनिमल्स हैं जैसे कि लायन, एलिफेंट और भी कई वाइल्ड बुफेलो, बारहसिंगा, इन सारे के इमेजेस यहाँ पे दिए हुए हैं। बारहसिंगा का इमेज 7.6 में दिया हुआ है, तो ये भी हमारे सतपुरा नेशनल पार्क में देखने को मिलते हैं। तो वैसे एनिमल्स जिनके नंबर काफ़ी तेज़ी से घट रहे हैं, जिनका नंबर घट रहा है या जिनका जो लेवल है वो लगभग एक्सटेंशन की ओर बढ़ चला है, तो वैसे लोगों को हम वैसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, इंडेंजर्ड एनिमल। जिनकी सर्वाइवल खतरे में होती है उन्हें हम इंडेंजर्ड एनिमल बोलते हैं, तो जो लगभग खत्म होने वाले हैं। तो ये है हमारे इंडेंजर्ड एनिमल। हम उसके बाद बूझो बता रहे हैं कि हाँ, बहुत समय पहले जो हमारा डायनासोर है वो भी था, डायनासोर भी ख़त्म हो गया। तो ख़त्म हो गया तो वो भी हमारा इंडेंजर्ड एनिमल ही कहलाता अगर वो बचता और हम उसकी प्रजाति को बचा पाते। तो जबकि हम उसकी प्रजाति को नहीं बचा पाए तो वो जो स्पेसीज़ है वो पूरी तरह हमारे टुडेज़ लाइफ के यानी कि हमारी आज की ज़िंदगी से पूरी तरह ख़त्म हो गया। तो जो हमारा एनिमल्स का नेचुरल हैबिटेट है उसमें ह्यूमन जब आते हैं, जब इंसान वहाँ पर जाते हैं और डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, तो उनका जो जीवन यापन है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बहुत ही उनका रहना, उनका रिप्रोड्यूस करना, उनका रिप्रोडक्शन करना, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना, ये सारी चीज़ें, उनका भोजन, उनका सर्वाइवल, सब चीज़ कहीं ना कहीं से अफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन किसी रूप से उन्हें अफेक्ट कर रहे हैं। तो हम ये सारे नेशनल पार्क्स में देखते हैं कि हमारे जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इन्हें प्रिजर्व किया जाता है, इन्हें प्रॉपर एनवायरनमेंट दिया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि हम जो हमारी जो इकोसिस्टम है, हमारा जो लाइफ साइकिल है, उसमें हम बहुत तेज़ी से देख रहे हैं कि जो एनिमल किलिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जैसे स्नेक, फ्रॉग, लिजार्ड, बैट, आउल, ये सारे बिना मतलब के, बिना ज़रूरत के मार दिए जा रहे हैं। हम इनके इम्पोर्टेंस को समझ ही नहीं रहे कि ये हमारे इकोसिस्टम के लिए कितने इम्पोर्टेंट है, जबकि किसी न किसी रूप से इन सारे एनिमल्स का हमारे इकोसिस्टम में एक अपना सेपरेट रोल है जो कि हमारा इकोसिस्टम इग्नोर नहीं कर सकता। तो जब हम इन्हें मारते हैं तो हम अपने सर्वाइवल में, अपने एनवायरनमेंट में एक इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं। जो हमारा बैट है वो देखने में बहुत छोटा होता है, चमगादड़, लेकिन यही जो छोटे छोटे चमगादड़ होते हैं जो मार दिए जा रहे हैं, ये हमारे पॉलिनेशन में बहुत ही तरह से मददगार होते हैं। तो जब बैट ही नहीं रहेंगे तो उन प्लांट्स का पॉलिनेशन नहीं होगा जो बैट्स के द्वारा होता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं हम इन्हें मारकर, इन्हें किल करके अपने ही इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं।
हमारा इकोसिस्टम कैसे क्रिएट होता है? तो इकोसिस्टम तब बनता है जब वहाँ पे प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं और कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं एक एरिया में, और बहुत सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो हैं वो भी होते हैं। क्लाइमेट, सॉयल, रिवर, डेल्टा, ये सारी चीज़ मिलती है तब जा कर के हमारा इकोसिस्टम क्रिएट होता है। अब बूझो कह रहे हैं कि बहुत सारे इंडेंजर्ड स्पेसीज होंगे। ऐसे तो हमारे जब वर्ल्ड में देखे या फिर इंडिया में देखे तो बहुत सारे इंडेंजर्ड स्पेसीज होंगे। तो इसके लिए क्या कोई रिकॉर्ड है कि हाँ ये स्पेसीज इंडेंजर्ड हो रहे हैं, इनका एक्सटेंड मतलब इनका एग्जिस्टेंस खतरे में है? तो हम पढ़ेंगे अब रेड डाटा बुक के बारे में। तो रेड डाटा बुक हमारा बूझो के सवाल का जवाब है। तो हाँ, एक रेड डाटा बुक होता है जो वर्ल्ड लेवल पे होता है या फिर हमारे कंट्री लेवल पे भी होता है, जो बुक जिसके अंदर ये मेंटेन होता है ये इंटरनेट कि कौन से स्पेसीज इंडेंजर हो रहे हैं। ये इंटरनेशनली भी मेंटेन होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, या फिर इंडिया के पास खुद का अपना रेड डाटा बुक है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, जिसमें वो ये मेंशन करता है कि कौन से प्लांट, कौन से एनिमल एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट लेवल पे है या फिर उनका एग्जिस्टेंस इंडेंजर है। तो इस तरह से रेड डाटा बुक काम आता है और हर कंट्री लेवल पे और या फिर वर्ल्ड लेवल पे किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मेंटेन किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे माइग्रेशन क्या होता है। तो जो हमारे जो टूरिस्ट होते हैं वो फॉरेस्ट के अंदर 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 जाते हैं, उन्हें कोई गाइड करता है, या फिर जब वो हमारे टूरिस्ट के साथ साथ जब हमारे बच्चे और हम पहेली बूझो ये सारे जब हम फॉरेस्ट के अंदर अंदर जा रहे हैं एक गाइड के द्वारा, तो हम वहाँ पे तवा रिजर्वॉयर देखते हैं। अभी ये तवा रिजर्वॉयर क्या है? तो वहाँ पे एक हम नदी देखते हैं जिसको कि एक रिवर देखते हैं जिसको तवा रिजर्वॉयर बोलते हैं। तो वहाँ पे हम रिलैक्स करने के लिए बैठते हैं। तो पहेली ऑब्जर्व करती है कि उस नदी के किनारे कुछ बर्ड्स आ रहे हैं, उड़ रहे हैं, वहाँ पे कुछ बर्ड्स हैं। तो बर्ड्स के बारे में पता चलता है कि वो जो बर्ड्स हैं वो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। ये बहुत बहुत दूर से अलग अलग दुनिया के अलग अलग हिस्सों से वहाँ पे उड़ करके आते हैं, क्योंकि जब वो जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे जब कोल्ड आता है, जब ठंड आता है, तो वो वहाँ से उड़ करके ऐसे इन्वायरमेंट में आते हैं जहाँ वो रिप्रोड्यूस कर सके, जहाँ वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सके अपने अंडे देने के लिए। वो माइग्रेट करके फ्लाई करके उतने दूर से प्लेस टू प्लेस फ्लाई करते हुए वो आ जाते हैं। तो इन बर्ड्स को हम माइग्रेटरी बर्ड्स बोलते हैं। और ये माइग्रेशन क्यों करते हैं? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट इन्हें चाहिए होता है अंडे देने के लिए, इन्हें प्रॉपर वेदर चाहिए, तो इसलिए वो अपने नेचुरल हैबिटेट को छोड़ करके, जो कि बहुत ही ठंडा और इनहॉस्पिटेबल हो जाता है, और एक प्रॉपर इन्वायरमेंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। तो जब हम बच्चों को समझा रहे हैं, जब हमारे प्रोफेसर जो हैं जो बच्चों को समझा रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, पहेली को बूझो को सबको समझा रहे हैं कि हम जो है डिफॉरेस्टेशन का सबसे बड़ा कारण किसको समझ सकते हैं? तो ट्री के काटने को, यानी कि पेड़ के काटने को। क्योंकि 17 पूरी तरह से विकसित एक 17 पेड़ को काटा जाता है 1 टन पेपर बनाने के लिए। तो हमें पेपर का बचत करना चाहिए। हम जानते हैं कि पेपर रिसाइकल हो सकता है 5 से 7 बार, 5 to 7 टाइम्स पेपर को रिसाइकल किया जाता है। तो इसीलिए हर स्टूडेंट्स को पेपर सेव करना चाहिए। आप वेस्टेज उसका ना करिए, आप उसमें उसे रिसाइकल को दीजिए, या फिर आप उस पेपर को, हर एक पेपर को, अगर आप डेली 1 पेपर भी बचाते हो, आप वीक में 1 पेपर भी बचाते हो, तो आप बहुत सारे ऐसे ट्रीज़ को बचाते हो 1 साल के अंदर, जो कि कट जाते हैं पेपर बनाने के लिए। तो इस तरह से हम पेपर के प्रॉपर यूज़ करके हम ट्रीज़ के कटिंग को बचा सकते हैं, या फिर रोक सकते हैं, या काफ़ी हद तक हम कम कर सकते हैं। तो हमारा जो है ट्री है वो कई तरह से हमारा एनर्जी को बचाता है, वाटर को पकड़े हुए रहता है, जो रूट्स जो है वो वाटर को पकड़ करके रखता है। तो ये हमारे
पेपर बनाने के लिए यूज़ आता है। और बहुत सारे केमिकल्स जो हैं, जो हार्मफुल केमिकल हैं, वो पेपर बनाने के लिए यूज़ होते हैं। तो इस तरह इनका भी जो यूज़ है वो रिड्यूस हो जाएगा। कैसे रिड्यूस हो जाएगा? तो हम पेपर अगर बचत करेंगे पेपर का, तो ये केमिकल्स भी कम यूज़ होंगे और पेड़ भी कम कटेंगे। तो इस तरह हम डिफॉरेस्टेशन को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। अभी बूझो सोच रहा है कि हम सारा कुछ जान गए, सब कुछ जान गए पेड़ पौधों के बारे में, उनके प्रोटेक्शन के बारे में, डिफॉरेस्टेशन के बारे में, लेकिन डिफॉरेस्टेशन का हम प्रिकॉशन ले रहे हैं, कुछ परमानेंट इसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो डिफॉरेस्टेशन का परमानेंट सॉल्यूशन है हमारा रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन में क्या होता है कि अगर हम जो डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट है हमारा, जो पूरी तरह फॉरेस्ट जो बर्बाद हो चुका है, उसको हम रीस्टॉक करते हैं। उनकी रीस्टॉकिंग को हम रिफॉरेस्टेशन कहते हैं। किस तरह से रीस्टॉक करेंगे? नए नए प्लांट्स लगा करके। अभी क्या होता है कि अगर कोई जो प्लांट लगे हुए जो फॉरेस्ट है, वहाँ से प्लांट की कटाई हो गई या ट्रीज़ की कटाई हो गई, अगर हम उसे वैसा ही छोड़ दें, बिना उनके साथ छेड़छाड़ किए अगर हम उसी तरह छोड़ दें, तो वहाँ पे जो रिफॉरेस्टेशन है वो खुद ब खुद अपने आप होने लगता है। यानी कि रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो। वहाँ पे जो रिफॉरेस्टेशन है अपने आप होने लगता है। क्यों होता है? क्योंकि हम उसे अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं, उससे वो प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलने लगता है जो उसे चाहिए। तो इस तरह हम डिफॉरेस्टेशन का परमानेंट सॉल्यूशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? रिफॉरेस्टेशन से। तो रिफॉरेस्टेशन की मदद से हमारा जो ग्रीन वेल्थ है हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए फिर से हो सकता है। हम प्लांट करेंगे बहुत से ट्रीज़ को, अगर हम प्लांटेशन करते हैं उनका, तो ही हम अपने आने वाले जनरेशन के लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट, एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं। तो इंडिया जो हमारा है, जो हमारा देश है, वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत कई सारे ऐसे स्कीम्स और प्रोजेक्ट निकालता है जिसमें हम प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन का काम करते हैं अपने नेचुरल फॉरेस्ट के लिए, या फिर अपने नेचुरल फॉरेस्ट में जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके लिए। तो इस तरह जब हम देखते हैं कि हम किस तरह डिफॉरेस्टेशन को रिफॉरेस्टेशन करके फिर से ठीक कर सकते हैं, तो हमें इसी दिशा में जाना चाहिए। हमें अपने फॉरेस्ट को, अपने एनवायरनमेंट को इसी तरह प्रोटेक्ट करना चाहिए, और काफ़ी हद तक हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी गलती से या जानबूझकर अपने एनवायरनमेंट को किसी तरह का नुकसान न पहुंचाएं। तो हमारे यहाँ पे हो गया चैप्टर कंप्लीट। अगले वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। तब तक अगर आप वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।